नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और अगले 20 मिनट में मेरे साथ देखिए देश दुनिया की हर बड़ी खबर, वो भी हर एक मिनट में हर एक अपडेट आपको बताएंगे, पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। और उसकी शुरुआत उस खबर के साथ करते हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला रखा है। पूरी दुनिया में रूस यूक्रेन के युद्ध पर चिंता जाहिर की जा रही है और वजह है युद्ध के चलते यूक्रेन से आ रही तबाही की तस्वीरें और बढ़ता मरने वालों का आंकड़ा। लेकिन इन सब के बीच आस यही है कि युद्ध खत्म होगा, क्योंकि एक बार फिर से रूस और यूक्रेन टेबल टॉक के लिए आमने सामने होंगे। रूस यूक्रेन फिर बातचीत। क्या अब झुकेगा यूक्रेन? क्या रूस करेगा सीज फायर का ऐलान? देखिए एक मिनट में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। बढ़ रहे हैं रूसी सेना के हमले और बढ़ रहे हैं यूक्रेन के शहरों में खंडर। कहीं आग है तो कहीं देश छोड़ने के लिए बेताब लोग जो किसी भी हाल में यूक्रेन को छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में जहां नुकसान यूक्रेन को हुआ है तो वहीं रूस पर भी आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। अब वो दौर है जब दोनों देश युद्ध का अंत चाहते हैं, दोनों देश शांति चाहते हैं। इसी बीच आज फिर दोनों देशों के बीच बातचीत होनी है और इसी को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने रूस की मांगों के आगे झुकने का संकेत दिया। जेलेंस्की ने ये कहा है कि यूक्रेन रूस को सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है, तटस्थ रहने को तैयार है और साथ ही साथ खुद को न्यूक्लियर फ्री भी रखेगा। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच डोनबास एक जटिल मुद्दा है जिस पर कि यूक्रेन अब बैठकर बात करने को तैयार है। अब माना यह जा रहा है कि आज की वार्ता के बाद शांति बहाल होगी। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करते जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इस वक्त दुनिया को डर लग रहा है जिसकी वजह से। लेकिन इस बात का इंतजार सबको है कि क्या अब टेबल पर आने के बाद यह मसला सुलझता नजर आएगा, क्योंकि एक के बाद एक टेबल टॉक तो हो रही है लेकिन उससे निकलकर कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। बल्कि जिस तरीके से पुतिन ने एक बार फिर से कह दिया है कि ये हमले जारी रहेंगे और रूस लगातार ताबड़तोड़ हमले करेगा। इन सब के बीच यूक्रेन और रूस के बीच ये जो जंग चल रही है, इन सब के बीच पोलैंड का नाम भी खूब चर्चाओं में है। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस बीते 33 दिनों से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। हमले के बाद यूरोप में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जंग की शुरुआत से अब तक कम से कम 3.8 मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इनमें 90% बच्चे और महिलाएं हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद शरणार्थियों को शरण देने के लिए पोलैंड विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बना। शरणार्थियों को शरण देने के मामले में विश्व में टर्की पहले नंबर पर है। वहीं यूक्रेन छोड़ने की घटनाओं की मिली खबरों पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के माने तो 30 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक सुरक्षित आश्रय की तलाश में देश छोड़कर यूरोप और दुनिया भर के अन्य देशों में चले गए। यूक्रेन से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे शरणार्थियों के लिए पोलिश राजधानी वॉर्सा शहर एक प्रमुख गंतव्य बन गया। वॉर्सा में ट्रांजिट हब कुछ हफ्तों से लगातार लाखों लोगों के लिए आने जाने का काम कर रहा है। यूक्रेन के नागरिक अन्य यूरोपीय देशों में शरण मांगने के लिए बस और ट्रेन की सुविधा वॉर्सा से ले रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों में शरण लेने का यह सिलसिला जारी है, लेकिन किसने सोचा था कि यूक्रेन पर इस तरीके से हमला होगा, स्थिति यह हो जाएगी और लोगों को दूसरे देश में जाकर शरण लेनी होगी। लेकिन इन सब के बीच भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां की सियासतदान अक्सर भारत को धमकी देते रहते हैं, आजकल अपनी सरकार बचाने के प्रयास में जुटे हैं तो कुछ हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार हो गए हैं। अपनी सरकार और पार्टी से पकड़ खोते जा रहे इमरान खान ने जहां कभी विपक्ष पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप जड़े, तो वहीं विपक्ष ने इमरान खान की राजनीति को स्तरहीन कहा। इसी बीच इमरान का इस्तीफा न देना चर्चाओं में तो रहा, लेकिन पाकिस्तान की संसद में इमरान अविश्वास प्रस्ताव के सामने बहुमत के आंकड़े से दूर नजर आते हैं। पीएम इमरान खान को बहुमत के लिए 172 सांसदों के वोट की जरूरत है, लेकिन उनके पास फिलहाल 155 सांसदों का समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विपक्षी दल PMLN की नेशनल उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पीएम पर निशाना साधा।
एक रैली में मरियम ने कहा कि जब बंदरिया के पाँव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर पाँव रख लेती है। इमरान खान जनता की नहीं अपनी सोच रखेंगे। इसी बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भी इमरान को कायर कहा और कहा कि वो हमारे सामने अब टिकेंगे नहीं। इमरान खान ने ऐलान किया कि उनकी सरकार 5 साल पूरे करेगी। ऐसे में देखना होगा किसके दावे सच होते हैं, किसके दावे फेल साबित होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी अभी बाकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत को गीदड़ भभकी देने वाले अब भारत भारत गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए और उनकी सरकार बच जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। उधर श्रीलंका में आर्थिक संकट हर दिन बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब तो लोगों को खाने की वस्तुएं लेने के लिए भी प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ रहा है। श्रीलंका में लगातार गहराते आर्थिक संकट और जरूरी सामान की बढ़ती कीमतों की वजह से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। श्रीलंका में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। करीब 2.2 करोड़ आबादी वाली श्रीलंका की इकोनॉमी पहले से मुश्किल में थी। चीन के कर्ज जाल में फंसकर यहां अब हालात और भी बेकाबू हो गए। दूध, ब्रेड, चीनी, चावल जैसे रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान में पहुंच गए हैं। आबादी के बड़े हिस्से के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया। आलम यह है कि स्कूल की किताबें छपवाने के लिए इस देश के पास कागज तक नहीं। श्रीलंका में करीब 32 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इस तरह श्रीलंका की सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे विदेशी कर्ज का पेमेंट करना है तो दूसरी तरफ अपने लोगों को मुश्किल से उबारना है। सरकार के सामने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। भारी कर्ज के बोझ तले श्रीलंका में हरी मिर्च की कीमत 700 रुपए प्रति किलो है। श्रीलंका में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं तो देश में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो गई है। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के हाल आपने देखे। श्रीलंका कंगाल हो रहा है। हालात बेहद बेकार होते जा रहे हैं। लोगों को अपनी जरूरत की चीजों के लिए भी खूब पैसे जुटाने पड़ रहे हैं और ऐसे में प्रदर्शनों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त श्रीलंका में एक संकट गहरा गया है। लोगों की जिंदगी के सामने रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए भी। उधर दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री अन्न योजना का जो विस्तार किया गया, उसे लेकर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया गया। भाजपा संसदीय दल ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका विस्तार किया प्रधानमंत्री ने, उसका भाजपा संसदीय दल ने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया। जो एक उद्देश्य है कि कोई भी भूखा नहीं रहे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को आदेश दिए गए कि सामाजिक न्याय के विषय में जगह जगह बूथ स्तर और मंडलीय स्तर पर बैठक की जाए। बैठकों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने को लेकर कार्य करने का रहेगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी संसदीय दल की यह बैठक जरूर हुई, लेकिन इसके जरिए से विपक्ष को संदेश देने की कोशिश भी की गई क्योंकि चुनाव से पहले विपक्ष लगातार कह रहा था कि ये अन्न योजना चुनाव के बाद खत्म कर दी जाएगी। बीजेपी ने इसे एक्सटेंड कर जवाब देने का भी प्रयास किया है। तो वहीं हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और एक बार फिर से जाने माने चेहरों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इनमें से सबसे बड़ा नाम इंटरनेशनल बॉक्सर नीरज गोयल का रहा। पंजाब में प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है और यही कारण है कि पड़ोसी राज्यों में पार्टी को मजबूत बनाने का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा अब बढ़ता नजर आ रहा है और एक बार फिर कई जाने पहचाने चेहरों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इनमें सबसे बड़ा नाम इंटरनेशनल बॉक्सर नीरज गोयल का है। मैं थोड़ा सा अलग तरह का इंसान हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे जैसे बहुत सारे इंसान हैं भारत में जो जाति और धर्म के आधार पे वोट नहीं देते। मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आम आदमी को ज्वाइन करने का जाति और धर्म के आधार पर यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है। जाति और धर्म के आधार पे कोई यहाँ पे वोट नहीं मांगता। पहला मेरा ये है। दूसरा, देश कहाँ से शुरू होता है। मैं यूएसए में रहा हूँ, कनाडा में रहा हूँ बहुत ज़्यादा,
तो वहाँ पे एजुकेशन से चीज़ें शुरू होती हैं। दिल्ली का सिस्टम आप सबको पता है, जिनके पास भी कैमरे हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, दिल्ली की शिक्षा में कितने बदलाव आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हरियाणा में ये बदलाव आए। पंजाब में बम्पर जीत, हिमाचल में चुनावी होंकार, तो हरियाणा में मजबूत तैयारी की दिशा में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। लेकिन देखने वाली बात तो यह होगी कि क्या हरियाणा में उस तरीके का परफॉर्मेंस, हालांकि चुनाव में वक्त बेहद बचा हुआ है, लेकिन क्या उस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। सतीश महाना को यूपी विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पीकर को बधाई दी है। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी और ये बधाई सतीश महाना को दी गई। उत्तर प्रदेश को सतीश महाना के रूप में विधानसभा स्पीकर मिल गया है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पीकर को बधाई दी। इससे पहले हरिकिशन श्रीवास्तव विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। वो 9 जनवरी 1990 से 30 जुलाई 1991 तक प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। 1991 से अब तक रही भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों में सतीश महाना राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री रहे थे। इस बार वो लगातार 8वीं बार चुनाव जीते थे, लेकिन मंत्री पद न मिलने से उनके समर्थक मायूस थे। हालांकि पार्टी ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया। यानी महान बनने के 100 अवसर से चूकना नहीं चाहिए, और आपके नाम से तो महाना ही जुड़ा हुआ है। लगातार कहा जा रहा था कि इस बार महाना को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि उनके विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने की कोई चर्चा नहीं थी। बताया जा रहा है कि अपनी साफ सुथरी छवि और सबको साथ लेकर चलने की योग्यता को देखते हुए उन्हें सदन का नेतृत्व सौंपा गया। बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश महाना को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई तो सवाल कई तरीके के उठे, लेकिन उन्हें स्पीकर बनाकर ये बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि सतीश महाना के कंधों पर अहम जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है कि अब किस तरीके से वो सदन चलाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी संजय लाठर को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अहमद हसन के निधन के बाद ये पद खाली चल रहा था और अब ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। 1 मिनट में दिखाते हैं आप। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर संजय लाठर को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। हरियाणा के जींद जिले से संबंध रखने वाले डॉक्टर संजय लाठर मुलायम सिंह परिवार के बेहद खास लोगों में माने जाते हैं। अहमद हसन के निधन के बाद ये पद रिक्त चल रहा था। इस बारे में विधान परिषद के प्रमुख डॉक्टर राजेश सिंह की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि लाठर 28 मार्च से विधान परिषद में नेता विरोधी दल होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल अधिनियम के तहत उन्हें मंत्री परिषद के सदस्यों के समान वेतन, आवास, सवारी और ऐसी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी जिनका अधिनियम में प्रावधान किया गया है। संजय लाठर का विधान परिषद सदस्य के तौर पर मौजूदा कार्यकाल 26 मई 2022 तक है। वो मनोनीत क्षेत्र से परिषद के सदस्य हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव डॉक्टर संजय लाठर पर बड़ा भरोसा करते हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर संजय लाठर पर बड़ा भरोसा जताते हुए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। जींद जिले से वहां पर संबंध रखने वाले संजय लाठर को यह अहम जिम्मेदारी देखने को मिली है, लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि विधान परिषद में विपक्ष की आवाज को संजय किस तरीके से उठाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की करते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और अब पेट्रोल डीजल खरीदना लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और आपको बताते हैं कि कैसे इसने जनता की परेशानी को और बढ़ा दिया है। रोजाना बढ़ती महंगाई ने आम जन की कमर तोड़ कर रख दी है। रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से लोग परेशान हो चुके हैं कि आखिर इस महंगाई के दौर में गुजर बसर कैसे हो। पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन हर दिन बढ़ रही हैं। हाल कुछ यूं है कि दामों में आग लग चुकी है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल डीजल के दामों ने शतक पार कर दिया है। तो अब आपको पेट्रोल के लिए 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से खर्च करने होंगे। साथ ही डीजल के लिए 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से खर्च करने होंगे। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम 115 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं और डीजल के दाम 99 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर तक पहुँच चुके हैं। कोलकाता की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 109 रुपए 68 पैसे खर्च करने होंगे, तो वहीं डीजल के लिए 94 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से देने होंगे। चेन्नई की अगर बात करें तो यहाँ 105 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है और डीजल 96 रुपए प्रति लीटर पहुँच चुका है।
तेल लोगों का तेल निकाल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये तेल आसमान पर पहुंच सकता है, यानी कि इसके दाम और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कच्चे तेल के जो भाव हैं एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय भी है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। खैर, इन सब के बीच नूंह में कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को लेकर आत्ममंथन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा में जल्द ही चुनावी माहौल पैदा होने वाला है। प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी मंथन शुरू कर दिया है। नूंह में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, पुन्हाना विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास और साथ ही कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा, कांग्रेस चुनावों के लिए तैयार है, लेकिन गठबंधन सरकार इससे भाग रही है। पंचायत के चुनाव भी 1.25 साल हो गए, वो भी स्थगित होते आ रहे, तो लेकिन जब भी चुनाव होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अब्दुल हफीज जयपुरिया ने कहा, कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। नूंह में पार्टी के सभी साथियों ने अपनी अपनी राय दी है, जिसे आला कमान तक पहुंचाया जाएगा। इस नगर निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है। अब इस मंथन से क्या बातें निकलकर सामने आएगी, क्योंकि हरियाणा और जाहिर सी बात है अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस अपना वर्चस्व तो खोती ही जा रही है, अपनी पकड़ भी खोती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का ये मंथन क्या कुछ इससे निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जिन से ही आपको अगली खबर बताते हैं, जिन से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने एसएचओ को मेवात ट्रांसफर की धमकी दी। इस धमकी का रिएक्शन क्या रहा, एक रिपोर्ट में देखिए। जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा इन दोनों खूब सुर्खियों में। वजह है पुलिसकर्मी का उनकी बात को न मानना। दरअसल बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा इस बात से खफा थे कि उनके कहने पर पुलिसकर्मी ने एक शख्स की बाइक नहीं छोड़ी, जिसके बाद कृष्ण मिड्ढा सीधे थाने पहुंचे और एसएचओ को मेवात ट्रांसफर करने की धमकी दे डाली। 1 महीना पहले चालान काटने चालू करे थे बुल्टो के, जिनकी वो बार बार शिकायतों के ऊपर कुछ बन चले जो भी लड़के हैं, अब भी सलेंसरों को मॉडिफाई करके और उनसे पटाखे बजाए जा रहे हैं। उनके चालान जारी है अब तक। दरअसल जींद पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर की सड़कों, गलियों, कोचिंग सेंटर्स के बाहर मनचले युवक तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं और साइलेंसर बदलवा कर पटाखे छोड़ती। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शहर में सड़कों और गलियों में बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने वाले चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। दरअसल पकड़ी गई बाइक विधायक कृष्ण मिड्ढा के किसी नजदीकी की थी। पहले तो खुद उसने पुलिस को विधायक की धौंस दिखाई और कहा कि हम विधायक के खास हैं, अगर हमारे ही चालान काटोगे तो होलिया गुजारा। एसएचओ ने कार्रवाई की तो विधायक साहब नाराज हो गए, लेकिन विधायक जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें भी सोचना चाहिए कि अगर वो अपने किसी नजदीकी का कानून के उल्लंघन के आरोप में उसका बचाव करते नजर आएंगे, एसएचओ को ट्रांसफर की धमकी देंगे, तो सर कैसे चलेगा। खैर, इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं और बात भारत बंद की करते हैं, क्योंकि भारत बंद के आह्वान पर अंबाला कैंट बस अड्डे पर रोडवेज स्ट्राइक का मिला जुला असर रहा। जीएम रोडवेज महाप्रबंधक की अगुवाई में हिमाचल, जम्मू, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य रूटों पर बसों की सर्विस जारी रखी गई। भारत बंद के दूसरे दिन भी अंबाला कैंट बस अड्डे पर रोडवेज जीएम अश्विनी डोगरा सहित रोडवेज कर्मियों के सहयोग से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, चंडीगढ़ सहित मध्य में बसों का आवागमन जारी रखा गया। सुबह होते ही दूसरे दिन यात्रियों की भीड़ कम देखी गई। फिर भी अंबाला कैंट बस स्टैंड पर पुलिस और रोडवेज महाप्रबंधक की व्यवस्था की वजह से अंबाला से अलग अलग रूटों पर सुबह से ही 25 बसों को निकालने का दावा किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों की ज्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से हरियाणा रोडवेज ने बसों की व्यवस्था की थी और ज्यादातर रूट जो चंडीगढ़ हैं, वहां पर बसों को भेजकर भीड़ को कम करने का प्रयास किया गया। रोडवेज के महाप्रबंधक ने बताया कि इस बार सरकारी आदेश पर ड्राइवर और कंडक्टर की सेवाएं ली जा सकती हैं। उनका कहना है फिलहाल किसी भी हड़ताली यूनियन ने बसों को रोकने का प्रयास नहीं किया। भारत बंद के दूसरे दिन भी अंबाला में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। वहीं रोडवेज कर्मचारी यूनियन की केंद्रीय कमेटी ने बैठक करके नए प्लान की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते वो कामयाब नहीं हो पाए।
ट्रेड यूनियन के आह्वान पर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग जगह पर यह भारत बंद का ऐलान किया गया। इसका मिला जुला असर भी देखने को मिला, लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, अपनी मांगों को उठाने का अधिकार है, लेकिन उसकी वजह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़े और उसकी वजह से सुविधाएं बंद हो जाए, वो कितना सही है, वो कितना जायज है। हालांकि आगे बढ़ते हैं और ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कर्मचारियों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, अपनी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर चरखी दादरी में रोडवेज पर भी देखने को मिला। बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा नजर आया। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को जारी रखा है। दूसरे दिन भी चरखी दादरी में रोडवेज पर सन्नाटा पसरा नजर आया। कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चरखी दादरी से बसों को रोककर रखा। वहीं रोडवेज के अलावा जनस्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सहित कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हालांकि रोडवेज अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में सुबह 5 बसों को रवाना किया। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और पूरी तरह से चक्का जाम का दावा किया। हड़ताल को हम 100% सफल मानते हैं। कल क्योंकि जो पत्रकार छायाकार बंधुओं ने जो देखा तो 90% के हड़ताल का आकलन उन्होंने किया है। तो आज क्योंकि हमारे हड़ताल में इजाफा हुआ है और साथी इसमें शामिल हुए हैं, कल जो इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थी वो भी बंद हुई है, तो इसलिए 100%। धन्यवाद। उन्होंने दावा किया है कि हड़ताल के दूसरे दिन बसों का पूरी तरह से चक्का जाम है। अब देखना यात्रियों को परेशानी या सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं। ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, बैंक बंद है, रोडवेज बसों के कर्मचारी छुट्टी पर चले गए हैं, जिसकी वजह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आखिर इन सब मामलों में सुने तो सुने कौन? आखिर देखने वाली बात यह होगी कि ट्रेड यूनियन की इन मांगों पर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करनाल की करते हैं, जहां एक बार फिर से रिश्वत का खेल सामने आया है। पटवारी को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। हरियाणा में सरकारी महकमों में रिश्वतखोरी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। घूसखोर डीटीपी, तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ पटवारी रिश्वत का मुंह नहीं छोड़ रहे, लेकिन प्रशासन भी अब भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्ती से शिकंजा कस रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल विजिलेंस टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी ने विरासत का इंतकाल करवाने के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। विरासत का इंतकाल करने की एवज में 2000 रुपए की डिमांड करा था, जिसको आज कार्यालय से 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और टीम गठित करने के बाद उनको रेड हैंडेड 2000 रुपए के साथ तहसील इंद्री के जो ऑफिस है उसके पास इन्होंने अपना किसान भवन के पास अपना ऑफिस बना रखा था, वहां से इनको गिरफ्तार किया। विजिलेंस इंस्पेक्टर ने बताया कि सरकारी कर्मचारी अगर काम करने के एवज में रिश्वत की डिमांड करता है तो उसकी शिकायत सेक्टर 7 स्थित विजिलेंस ऑफिस में जाकर दी जा सकती है। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। हरियाणा सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रही है और इसी दिशा में ये कार्रवाई की गई है। ये पटवारी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब इसमें और ज्यादा सख्ती सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बरती जाती है। खैर, इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।